नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उस लड़की को देखता देखता ही रह जाता और देखते ही उसके मुंह से लाल टपकने लगती और वह सोचता कि काश इस लड़की से दोस्ती हो जाए और इस लड़की के साथ मेरे संबंध बन जाए। लेकिन गीता थी कि वह जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा चंचल थी। उसके शौक मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना और लड़कों से दोस्ती करना ही उसका शौक था। और गीज खूबसूरत होने के साथ साथ में एक दिन ऐसी फिसलती है कि न जाने उसको भी याद नहीं होगा कि कितने लड़कों से उसने दोस्ती की और कितने लड़के उसके ऊपर से गुजर कर चले गए। और जब उसकी शादी होती है तो फिर शादी होने के बाद में पति के अलावा न जाने कितने मर्दों के साथ उसके संबंध बने। और दोस्तों, उसके बाद में जो इसका एंड होता है, इस सच्ची घटना के एंड में बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही भयावह होता है। आज मैं आपको इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ 5 मिनट के लिए बने रहिए। मैं आपका दोस्त आज आपको ज़िला बरेली की यह खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपसे। बस यही विनती होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका कोई समय बर्बाद नहीं करूँगा। आज दास्तान ज़िंदगी में आपको ज़िला बरेली की यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बस और ज़्यादा कुछ नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कहानी को। गीता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के थाना बहेड़ी के गांव फरीदपुर के रहने वाले गंगाराम की दूसरे नंबर की बेटी थी। गंगाराम की गिनती गांव के संपन्न किसानों में होती थी। उनकी 3 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी रमा की बीमारी से मौत हो गई थी तो उन्होंने सुधा से शादी की थी। पहली पत्नी के बनने के बाद सुधा से शादी की, लेकिन सुधा भी घर की कला की वजह से उसने भी आत्महत्या कर ली। तो फिर गंगाराम ने तीसरी शादी की रेशमा के साथ, और तीसरी शादी रेशमा के साथ होने के बाद उनके यहाँ 4 बेटियां और 2 बेटे हुए। 2 बेटियां बड़ी थीं। ललिता की उन्होंने पहले ही शादी कर दी थी और गीता जो थी वह दूसरे नंबर की बेटी थी। और मनोज और चैतन्य यह छोटे बेटे थे। गीता जितनी चंचल थी उतनी ही ज़्यादा हसीन थी। जैसे ही गीता ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके जिस्म के अंदर जो बदलाव हुए वह बहुत ही सुंदर किस्म के थे। जो भी गीता को देखता वह देखता ही रह जाता। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक जाया करते हैं अगर माँ बाप उनके ऊपर ध्यान न दे, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। 16 या 17 साल की ऐसी उम्र होती है कि जब माँ बाप की तरफ से बच्चों को डील मिलती है तो फिर बच्चे भटक जाया करते हैं। फिर वापसी का उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं होता और जब तक वह वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गीता के साथ भी यही हुआ था। गीता जितनी चंचल थी, खूबसूरत थी, 16 से 17 साल की उम्र उसकी आ चुकी थी। मोटरसाइकिल चलाना उसकी हॉबीज़ थी। ट्रैक्टर चलाया करती थी क्योंकि घर की ज़मीन काफ़ी थी। घर की ज़मीन के लिए गंगाराम ने टा लिया हुआ था, इसलिए उसको ट्रैक्टर चलाने का भी शौक था। ऊपर से सबसे बड़ा शौक था कि वह लड़कों के साथ घूमा करती थी और लड़कों की तरह रहना, जीन्स पैंट पहनना, शर्ट पहनना, लड़कों की तरह बाल कटवाना, ये उसके शौक थे। और लड़कों से दोस्ती करना यह भी उसके शौक में शामिल था। और लड़के भी उसके पास मंडराते रहते थे क्योंकि गीता देखने में बला की खूबसूरत थी और दूसरे उसको लड़कों से ही दोस्ती करना था। और फिर वह लड़कों को अपने इशारे पर नचाती रहती थी और लड़के भी उसके इशारे पर नाचते रहते क्योंकि लड़कों को क्या चाहिए। आप समझदार हैं कि लड़कों को एक लड़की से क्या चाहिए होता है और जो चाहिए होता है वह उनको मिल रहा था। और जब गीता की इस उम्र में लड़कों के साथ दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती संबंध में बदली तो फिर ना जाने कितने लड़कों के साथ उसकी दोस्ती होती है और फिर ना जाने कितने लड़के उसके ऊपर से गुजर कर चले जाते हैं। जब यह खबर चलते चलते घर वालों को मिली, गांव से होते होते जब घर वालों तक ये खबर पहुंचती है तो गंगाराम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जिस बेटी को उन्होंने इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वह अपनी मनमर्जी कहीं भी जा सकती है, किसी के भी साथ खेल सकती है, कूद सकती है, वो बेटी बहक चुकी थी। उस बेटी के कदम गंदे हो चुके थे। वह गलत रास्ते पर जा रही थी, गलत ट्रैक पर जा रही थी। और दोस्तों, फिर उसने अपनी बेटी गीता के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब गीता पाबंदियों में रहने वाली नहीं थी। वह किसी न किसी तरह से घर से बहाना बना करके निकल जाती थी क्योंकि उसे कच्ची उम्र में जो शौक लगा था, ऐसा शौक किसी की भी बहन बेटी को ना लगे। जब गंगाराम ने देखा कि बेटी सुधरने वाली नहीं है तो फिर उसने नैने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया और उसके लिए लड़के की भागदौड़ शुरू कर दी। और बहुत जल्द उसको लड़का बरेली ज़िले में ही मिल जाता है। दूसरे गांव में, बरेली ज़िले का एक गांव था खेड़ा। उस गांव में जब गंगाराम रिश्ता लेकर अपनी बेटी का पहुंचता है, रामानंद के घर, तो रामानंद का परिवार भी गांव में संपन्न परिवार था। अच्छी खासी ज़मीन थी।
उसके घर में भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, बेटियों की शादी कर दी थी। अब बेटों का नंबर था, तो बड़ा बेटा था मनोज के लिए रिश्ता पहुंचता है गीता का। तो जब गीता के बारे में बातचीत होती है, उसका फोटो वोटो दिखाया जाता है, तो रामानंद को लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि देखने वालने की अच्छी थी, सुंदर थी और फोटो भी बहुत सुंदर था। तो रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों तरफ से सारे रस्मों रिवाज पूरे होते हैं और आखिरकार शादी का वह दिन भी आ जाता है जब दोनों मनोज और गीता पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और पत्नी बनकर गीता जब मनोज के घर में दाखिल हुई तो सुहाग की पहली ही रात में उसने मनोज को अपना ऐसा दीवाना बनाया कि मनोज की तो मन की मुराद ही पूरी हो चुकी थी। गीता को अपने पत्नी के रूप में देख करके, क्योंकि गीता बहुत ही सुंदर थी, बला की खूबसूरत थी और गीता भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको जैसा पति चाहिए था, हट्टा कट्टा हो देखने का, खूबसूरत हो और सीधा साधा भी हो, जो कि उसकी उंगलियों के निश्चय पर नाचता रहे। तो दोनों बहुत ही खुश थे और इसी तरह से समय गुजरता रहता है और समय गुजरते गुजरते 1 साल का पूरा अरसा बीत जाता है। इसी बीच गीता एक बेटे को जन्म देती है। जब गीता बेटे को जन्म देती है तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मनोज को अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, तो उसने गीता से कहा कि गीता, अब हमारा परिवार भी बढ़ रहा है और माता पिता भी अब मुझसे काम धंधा करने के लिए जोर दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं परदेश कमाने चला जाऊँ। गीता उसको रजामंदी देती कि ठीक है, कमाने चले जाओ। और मनोज अपनी पत्नी को अलविदा कह करके परदेश कमाने चला जाता है। और मनोज जब परदेश कमाने गया तो उसे यह यकीन था कि जिस तरह से गीता की जुदाई और अपने बच्चे की जुदाई मैं बर्दाश्त करके बाहर परदेश कमाने जा रहा हूँ, तो गीता भी अपनी और अपने बच्चे की ऐसी ही सुरक्षा करेगी, मेरी अमानत की हिफाजत करेगी। लेकिन उसकी सोच यह गलत साबित हुई, क्योंकि गीता शादी से पहले ही उसको मर्दों का चस्का लगा हुआ था। शादी के बाद जब तक मनोज उसके पास रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मनोज परदेश गया, रातों को उसकी नींद हराम हो चुकी थी। मर्दों का सुख जो था वह उसको याद आ लगा, अपने पति का सुख उसको याद आने लगता है और वह उदास रहने लगती है। उसी घर में उसका ससुर जो था वह लंगोटे का बहुत कच्चा था। रामानंद जो था वह लंगोटे का बहुत कच्चा था और पूरे गांव में मशहूर था कि रामानंद लंगोटे का कच्चा है। रामानंद की पत्नी उसको बच्चों की दुहाई देकर अपने पास नहीं भटकने देती कि भला बुढ़ापे में भी यह उम्र है संबंध बनाने की, और बच्चों की दुहाई देती है और उसको अपने पास भटकने भी नहीं देती। लेकिन रामानंद जो था वह जिस्म का हट्टा कट्टा था। अभी उसे पत्नी सुख की चिंता सताती रहती और एक औरत की उसको तलाश रहती कि पत्नी तो उसको अपने पास भटकने नहीं देती। अब संबंध कैसे बनाए जाए, तो फिर उसकी नज़र भी घर में अपने बेटे की पत्नी पर पड़ती है। और अपने बेटे की पत्नी पर जब उसने नज़र गढ़ाई तो फिर उसके दिल में यह तमन्ना जागने लगी कि अब मेरी जो इच्छा पूर्ति होगी वह मेरे घर में ही होगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जब गीता उदास सी रहती तो फिर उसका ससुर उससे बातें करने लगा, उससे हंस हंस के बातें करता था। जब वह बच्चे को खिलाती होती, बच्चे को अपनी गोद में लिए होती, तो उसका ससुर अपने पोते को जब उससे लेता तो उसके स्तनों को बहाने से टच कर देता। उसको टच करने का कोई ना कोई बहाना वह ढूंढता रहता। अगर वह कोई सामान लाता और उसको गीता को देता तब वह टच कर देता। गीता कोई अनजान नहीं थी, वह एक अनुभवी औरत थी। गीता समझ चुकी थी कि ससुर जी क्या चाहते हैं और ससुर जी मुझे क्यों टच कर रहे हैं। लेकिन गीता उसका विरोध नहीं कर रही थी। वजह यह थी कि गीता भी पति सुख से वंचित थी और गीता को भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सके। इसलिए ससुर की बात का उसने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उसे अच्छा लगने लगा था। ससुर का टच करना अच्छा लग रहा था। अब ससुर को भी और बहू को भी दोनों को एक दूसरे से मिलन का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में उसकी सास रहती थी। एक दिन यह मौका उनको मिल जाता है, क्योंकि रामानंद की पत्नी कमला अपने मायके गई हुई थी। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। गीता काम करते करते थक जाती है, वह आराम करने के लिए दालान में लेट जाती है। उसका ससुर बाहर से आता है और कहता है कि गीता ज़रा बहुत ज़ोर से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, एक गर्मा गर्म चाय बना दो। गीता उठी, चाय बनाकर लाई और चाय देते हुए कहती है कि ससुर जी, अगर बदन में दर्द है तो मुझसे बता दो कहाँ हो रहा है, मैं तेल मालिश कर देती हूँ। ससुर तो चाहता ही यही था, और जैसे ही गीता उसकी तेल मालिश करती है, उसके हाथ उसके बदन पर जब लगने शुरू हुए तो उसके बदन में एक सहर सी उठ गई और उसके ससुर ने यानी रामानंद ने गीता का हाथ पकड़कर उसको अपने ऊपर धकेल लेता है। वह गीता कहती है कि बाबूजी, यह क्या कर रहे हो, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, यह क्या कर रहे हो। तो रामानंद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन तुझे भी किसी चीज़ की इच्छा है और मुझे भी किसी चीज़ की इच्छा है। मेरी पत्नी मुझे अपने पास नहीं आने देती, तेरा पति तेरे पास है नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, अगर चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं।
उसके बाद में गीता तो चाहती ही थी, लेकिन पहल नहीं कर पा रही थी। फिर दोनों के बीच में जो मर्यादा की दीवार टूटती है तो उसके छींच छींच उड़ जाते हैं और फिर दोनों ही अपने घर में रिश्तों को तार तार कर देते हैं। रामानंद यह भूल जाता है कि वह जिसके साथ संबंध बना रहा है वो उसके बेटे की पत्नी है, उसकी बहू है, उसकी बेटी समान है, सारी बात भूल जाता है। और गीता भी यह भूल चुकी थी कि जिससे वह संबंध बना रही है वह उसके बाप के बराबर है। ससुर तो होता ही बाप है, बाप के बराबर नहीं, बल्कि ससुर बाप समान ही होता है। लेकिन दोनों ने रिश्तों की मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया था और फिर दोनों के बीच में संबंध बनने शुरू हो गए। और एक दिन आपत्तिजनक हालत में कमला रामानंद की पत्नी उनको देख लेती है। जब रामानंद की पत्नी ने उनको देखा तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि घर में यह क्या हो रहा है। बेटे की पत्नी के साथ उसका ससुर गुलछर्रे उड़ा रहा है, वासना की आग में जल रहे हैं। दोनों गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और कमरे से बाहर के निकलकर चली आती है। जब उसका ससुर बाहर आता है तो उसको जितना भी हो सकता था वह अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, इज्जत की दुहाई देती है, बेटे से डराती है कि मैं अपने बेटे से कह दूंगी। लेकिन गीता और रामानंद थे कि उन्होंने कमला की बात को हल्के में लिया और उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। और इसी तरह से जब भी उन्हें मौका मिलता वह वासना के समुंदर में गोते लगाने लगते। जब कमला ने देखा कि दोनों किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वह अपने बेटे को फ़ोन करके दोनों की हरकतों के बारे में बता देती है। जैसा ही मनोज इस बारे में सुनता है, सुन करके दंग रह जाता है। थोड़ी देर तो वह अपने कान से मोबाइल लगाए रहा, उसको यह सूझा ही नहीं कि वह अपनी माँ को क्या जवाब दे। अगले दिन वह फैक्ट्री पहुँचता है और वहाँ से छुट्टी लेकर के सीधा घर आ जाता है अपने बाप से। तो वो डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने गीता को खूब खरी खोटी सुनाई और जितना भी हो सकता था अपनी इज्जत की, अपने माँ बाप की, उसके माँ बाप की, सबकी दुहाई देकर उसको समझाया। और फिर कुछ दिन वहाँ रह करके 2-4 दिन रह करके उसको अपने साथ वह परदेश ले जाता है और जिस कमरे में वह रहता था वहीं पर उसको रखता और फिर काम पर चला जाता। गीता एक बिगड़ी हुई औरत थी। गीता एक ऐसी औरत थी जो कि फिसलती है तो फिर वह वापस उठने का नाम ही नहीं लेती और गीता भी सुधरना ही नहीं चाहती। जब मनोज काम पर चला जाता तो फिर गीता कमरे में ताला मार करके बाहर घूमने निकल जाती और इसी तरह से वहाँ भी उसके कई दोस्त बन गए, जिनमें शेखर यादव नाम का एक दोस्त था। उसके साथ वो रंगरेलियाँ मनाती तो फिर उसने अब अपने एक दोस्त को और शामिल कर लिया और फिर दोनों गीता के साथ में रंगरेलियाँ मनाने लगे। और मनोज के कमरे के पास में ही एक दूसरा कमरा था जिसमें रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वह भी बरेली का रहने वाला था। उसको गीता की हरकतों का पता चल चुका था कि गीता किस किस्म की औरत है। वह भी पत्नी सुख से वंचित था। वह भी परदेश में रहता था और पत्नी से मिले हुए उसको भी कई महीने गुजर जाते थे। तो उसने देखा कि मेरी इच्छा पूर्ति भी गीता से हो सकती है। अब वो गीता के कमरे में आने लगा क्योंकि दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो पड़ोसी होने के नाते किसी न किसी बहाने रामचंद्र भी अब गीता के कमरे में आने लगा। जब वह गीता के कमरे में आता और गीता से हंस कर घंटों बातें करता तो फिर गीता को समझने में देर नहीं लगी कि रामचंद्र गीता से क्या चाहता है। और फिर एक दिन रामचंद्र अपनी इच्छाओं का इजहार उससे कर देता है। रामचंद्र उम्र में उससे डबल था, दुगना था, लेकिन गीता को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला जो उसके साथ संबंध बना रहा है वह किस उम्र का है। बस उसे तो अपने जिस्म का सुख चाहिए होता था और उसको पैसा चाहिए होता था जो उसके ऊपर खूब लुटा सके। बदले में क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ जो हम विस्तर हो रहा है, मेरे साथ जो संबंध बना रहा है वह किस उम्र का हो। और गीता ने उसके साथ भी संबंध बनाने शुरू कर दिए। एक दिन काम से जल्दी घर आ जाता है। मनोज जब जल्दी घर आया तो अंदर कमरा बंद था। जब कमरे में आवाज़ लगाता है और गीता को आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो, तो गीता ने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला और उसके कपड़े भी सीधी तरह नहीं थे, बाल भी उलट पुलट थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मनोज उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। वो मनोज को देख करके कहती है कि आज बड़ी जल्दी आ गए। मनोज कहता है कि फैक्ट्री का जनरेटर खराब हो गया था, इस वजह से आधा दिन की छुट्टी हो गई, लाइट आ नहीं रही है और मैं घर आ गया। जब वह कमरे में पहुंचता है तो रामचंद्र बैठा हुआ था और रामचंद्र को देखकर ही वह हक्का बक्का रह जाता है। वह पूछता है गीता से कि रामचंद्र क्यों बैठा आया। गीता कहती है कि पानी पीने आया था। मनोज कहता है कि भला दरवाज़ा बंद करके कौन किसको पानी पिलाता है, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। रामचंद्र तो पतली गली से निकल जाता है। वह गीता को खूब खड़ी खोटी सुनाता है और उसके बाद में फिर वह अपनी कंपनी से रिज़ाइन देता है, वहाँ से भी इस्तीफ़ा देता है। और फिर वह हमेशा के लिए गीता को लेकर अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद में फिर वह वहाँ 2-4 महीने रहा। लेकिन जब घर में खर्चे की तंगी और उसके बाप ने उसको खर्चा भी देना बंद कर दिया था, अब मनोज सिर्फ अपने ऊपर निर्भर था।
फिर उसके बाद में वह उसे छोड़कर दिल्ली चले जाता है। उसके दिल्ली जाते ही गीता फिर अपने पुराने रवैये पर आ जाती है, फिर अपने ससुर के साथ, और उसके बाद तो सोने पर सुहागा। यह हुआ कि अपने ससुर ही नहीं बल्कि अपने चाचा ससुर के साथ भी उसने संबंध बनाए। क्यों? उसका चाचा ससुर भी उसी का हम उम्र था और उसके साथ भी उसने संबंध बनाए। और उसके बाद जो परदेश में उसके साथी थे, जो उसके रिलेशन में आए थे, जो ज़िला बरेली के थे, उनकी फ़ोन पर उससे बात होती रहती थी। जब वह अपने घर वापस आए तो अब गीता ने उनके साथ भी मिलना शुरू कर दिया था। जब उसका ससुर देखता है रामानंद की गीता इधर उधर मुंह मार रही है तो उसने उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया था। गीता कोई रामानंद की जागीर नहीं थी और उसने उससे साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे की जागीर नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे बेटे के कहने से नहीं मानी तो तुम्हारे कहने से क्या मानूंगी? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जो जी चाहे करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब उसने ज़्यादा टोके टाकी की तो फिर उसने अपने यारों से मिलकर रामानंद को मारने का प्लान बना लिया कि जब तक यह बुढ़ा नहीं मरेगा यह मेरे बीच में इसी तरह रोड़ा अटकाता रहेगा। और फिर उसके दोस्त भी तैयार हो गए और एक दिन प्लान बनाकर गीता अपने दोस्त के घर रामानंद को ले जाती है। वहाँ जाकर शराब पार्टी होती है और शराब पी जाती है और गीता रामानंद की शराब में नींद की गोलियां मिला दी। और जब नींद की गोलियां मिला दी गई तो फिर रामानंद शराब पी करके पीछे को लुढ़क जाता है। उसके बाद में अपने दुपट्टे से दोनों मिलकर के उसका गला घोट देते हैं और फिर गीता उसको मोटरसाइकिल पर डालती है। उसका यार पीछे बैठता है, उसको पकड़ करके बैठ जाता है और फिर सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। एक बोरे में भरते हैं, उसमें कुछ पत्थर ईंट भरते हैं और फिर एक गहरी खाई में जहाँ पर खूब पानी भरा हुआ था उसको फेंक देते हैं। उसके बाद में वह अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में 2-4 दिन रही, फिर अपना मौज मस्ती के लिए वो निकल जाती है। जब रामानंद कई दिन तक अपने घर नहीं लौटा तो अब उसके बेटों को, उसकी पत्नी को उसकी चिंता होती है कि आखिर रामानंद क्यों घर वापस नहीं आया। उसके फ़ोन पर फ़ोन लगाया जाता है, फ़ोन भी स्विच ऑफ। जब गीता से पूछा गया कि रामानंद कहाँ है तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ है, रिश्तेदारी में कह कर गए और ढूंढ लो जहाँ तुम्हें ढूंढना है। रामानंद के बेटों को गीता का जवाब पसंद नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उनको शक हुआ कि हो ना हो सकता है गीता ने ही बापूजी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है। जब पुलिस जांच होती है और गीता से पूछताछ होती है और उसको अच्छी तरह से रिमांड पर लिया जाता है, क्योंकि उसके बेटे शक जाहिर कर देते हैं कि हमारे बापू का और गीता भाभी का नाजायज़ रिलेशन थे। हो सकता है किसी ना किसी वजह से भाभी ने ही बापू को ठिकाने लगा दिया हो। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से गीता से पूछताछ की तो गीता पुलिस की मार के आगे टूट जाती है और रामानंद की मौत को स्वीकार कर लेती है कि रामानंद को मैंने और मेरे यार ने, मेरे प्रेमी ने मिलकर के उसको मौत के घाट उतारा है। उसके बाद में जब वह अपना जुर्म कबूल कर देती है तो फिर मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस जहां पर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था वहां फिर लाश को बरामद करती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद में उन्हें सीजीएम की अदालत में पेश किया जाता है जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अवैध संबंध चाहे कैसे भी, कितने भी सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, बहरहाल गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, जिसमें रामानंद की भी मौत हो गई और गीता का बेटा जो अभी महज 2 साल की उम्र था वह भी अनाथ हो गया। अब उस बच्चे का क्या होगा, कौन पागा उसे? और गीता और उसका प्रेमी भी जेल में थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।